हेलो दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। सब कुछ साइकोलॉजी है, एवरीथिंग इज साइकोलॉजी। एपिसोड 5, मनुष्य की नेचुरल साइकोलॉजी। नेचुरल साइकोलॉजी कभी नहीं मिटती। अब यह तो एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह आपके लिए एक तगड़ा आश्वासन भी है और उम्मीद की सबसे बड़ी किरण भी। यदि जानवरों, वनस्पतियों और तमाम वस्तुओं को मिला लिया जाए तो विश्व में खरबों खरबों और उससे भी अधिक प्रकार की नेचुरल साइकोलॉजी मौजूद हैं। शायद इतनी तादाद में मौजूद हैं कि गणित की सारी गणिताई ही फेल हो जाए। और सब सर्वथा एक दूसरे से भिन्न हैं, कोई किसी से मेल नहीं खाती। और महत्वपूर्ण यह भी कि उनका लाख रूपांतरण हो जाए या वे कैसी ही कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी ओढ़कर अपनी नेचुरल साइकोलॉजी खो चुकी हों, फिर भी उनकी नेचुरल साइकोलॉजी हमेशा पूर्णतः जीवित और मौजूद रहती ही है। यानी वह सिर्फ आर्टिफिशियल साइकोलॉजी द्वारा ढक दी गई होती है। इस बात को एक बार फिर मैं पानी के उदाहरण से ही समझाता हूँ। पानी भाप बनता है और भाप बादल का रूप धारण करता है और बादल फिर पानी बरसा देती है। वैसे ही पानी बर्फ़ बन जाता है, परंतु पिघलने पर फिर पानी हो जाता है। यानी पानी अपनी नेचुरल साइकोलॉजी कभी नहीं छोड़ता। मौका बनते ही पलट पलट कर वह वापस नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित हो जाता है। यहाँ तक कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलाने से दोनों रूपांतरित होकर पानी का स्वरूप धारण कर लेते हैं, परंतु फिर रासायनिक प्रक्रिया के सहारे उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग किए ही जा सकते हैं। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी अपनी नेचुरल साइकोलॉजी कभी नहीं छोड़ते। और ऐसा 1-2 नहीं, तमाम वस्तुओं की नेचुरल साइकोलॉजी के संबंध में है। अब जरूरी नहीं कि आज विज्ञान हर रिवर्स क्रियाओं के बाबत जानता ही हो, परंतु शायद कल जान जाएगा। और ना भी जान पाए तो भी यह सत्य अटल है कि हर चीज़ की नेचुरल साइकोलॉजी हमेशा सलामत रहती है और हर वस्तु का अपना मज़ा भी उसकी नेचुरल साइकोलॉजी में ही छिपा होता है तथा उसका उद्देश्य भी नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित रहना ही होता है। और सच यह भी है कि हर वस्तु अपनी नेचुरल साइकोलॉजी में वापस आने को तड़पती रहती है। मनुष्य भी इस पूरी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। मनुष्य भी इस पूरी प्रकृति का ही एक हिस्सा है और उस पर भी प्रकृति के सारे नियम लागू होते हैं। सो प्रकृति के बाकी पदार्थों की तरह मनुष्य की भी नेचुरल साइकोलॉजी कभी नहीं मिटती। उसके जीवन का मज़ा भी नेचुरल साइकोलॉजी में ही होता है तथा उसका उद्देश्य भी खोई नेचुरल साइकोलॉजी को फिर से प्राप्त करना ही होता है और उसे न प्राप्त कर पाना ही मनुष्य की तरफ है। लेकिन इसकी भी अपनी एक विधि है और जो प्रचलित सारी बातों से उल्टी है। उल्टी इसलिए कि नेचुरल साइकोलॉजी पीछे लौटकर ही पाई जा सकती है, फिर वह वस्तुओं की हो या मनुष्यों की, जबकि हम सारी बातें आगे बढ़ने की ही करते हैं। मानो बर्फ़ को फिर से अपनी नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित होना हो तो उसे क्या करना पड़ेगा? निश्चित ही पीछे जाना पड़ेगा, यानी फिर से पानी बनना होगा। यदि वह उससे उल्टा कर हमारी तरफ बर्फ़ से आगे की यात्रा पर निकल जाएगा तो अपनी नेचुरल साइकोलॉजी से और दूर होता चला जाएगा। लेकिन इस साइकोलॉजिकल सत्य से अनजान हमारी सारी शिक्षाएं व ज्ञान हमें आगे बढ़ने हेतु उकसाते हैं और उस आगे बढ़ने के प्रयास में हम अपनी नेचुरल साइकोलॉजी से दिन ब दिन और दूर होते चले जाते हैं। लेकिन चंद बुद्धिमान जो पीछे हटने को तैयार हुए हैं, बस उतने ही दुनिया में सुखी और सफल हुए हैं। अतः यह बात अच्छे से जहन में उतार लेना, क्योंकि हमारे पूरे जीवन का दारोमदार इस एक फैसले पर टिका हुआ है कि हम आगे बढ़े या पीछे हटे। और तय जानो कि सुखी और सफल होना चाहते हो तो निगाह जहाँ से आए थे वहीं गड़ा दो। सीधी बात समझते क्यों नहीं कि आगे बढ़ने के चक्कर में ही आपने अपनी नेचुरल साइकोलॉजी खो दी है।
सो वह मिलेगी वापस पीछे जाने से ही। यानी आपकी नेचुरल साइकोलॉजी यदि न्यूयॉर्क में है तो उसे छोड़ आप शिकागो तक बढ़ गए हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको अपनी नेचुरल साइकोलॉजी प्राप्त करने हेतु वापस न्यूयॉर्क में ही लौटना पड़ेगा। और वह तो लौटना ही पड़ेगा क्योंकि उसे पाए वगैरह सुखी व सफल नहीं हुआ जा सकता है। नेचुरल साइकोलॉजी फिर से प्राप्त करने के उपाय। अब नेचुरल साइकोलॉजी वापस पाने का एक सीधा उपाय तो हमने समझ ही लिया कि पहले नई रूपांतरणीय व कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी ओढ़ना बंद कर दें, फिर जो ओढ़ी हुई है उन्हें एक एक करके छोड़ते चले जाएं। लेकिन यदि आप नेचुरल साइकोलॉजी फिर प्राप्त कर अपना जीवन सुख और सफलता से जल्द भर देना चाहते हैं तो उसका एक दूसरा सीधा उपाय यह है कि आप नेचुरल हो जाओ। और नेचुरल होने का अर्थ है नेचर जैसा हो जाना पड़ेगा, क्योंकि आप भले ही प्रकृति की सबसे अद्भुत रचना ही सही, आप भले ही पूर्ण स्वतंत्र ही सही, परंतु फिर भी आप हैं तो इस विशाल प्रकृति का एक हिस्सा ही। इसलिए प्रकृति के सारे नेचुरल लॉ आप पर भी लागू होते ही हैं और उन तमाम नेचुरल नियमों का अनुसरण किए बगैर आप अपनी खोई नेचुरल साइकोलॉजी फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः यहाँ यह स्पष्ट समझ ले कि जीवन में जो भी सुखी और सफल हुए हैं उन्होंने जाने अनजाने प्रकृति के नेचुरल नियमों को कम या ज़्यादा मात्रा में अपने जीवन में उतारे ही हुए हैं। आप जिन्हें बुद्ध, जीसस, कृष्ण और मोहम्मद कहते हैं, उन्होंने भी अपनी नेचुरल साइकोलॉजी खोने के बाद ही फिर वापस प्राप्त की है। उन्होंने भी प्रकृति के नेचुरल नियमों का पालन करके ही उसे फिर से पाया है। बुद्ध अपनी नेचुरल साइकोलॉजी फिर से प्राप्त करने हेतु ही तो घर से भागे थे, और एक बार अपनी नेचुरल साइकोलॉजी जब उन्होंने प्राप्त कर ली तो फिर आप जानते ही हैं कि उन्हें कितना भी सताया गया वे कभी विचलित नहीं हुए। फिर जीवन प्रयत्न उनके भीतर से आनंद, मस्ती, शांति, आत्मविश्वास और इंटेलिजेंस की परम धारा बहती ही रही। और जीसस को तो सताने की हद ही कर दी गई, परंतु फिर भी उनकी नेचुरल धारा कहाँ रुकी। यहाँ इस बाबत अपनी समझ बढ़ाने हेतु एक बात और समझ ले कि जो फिर से 100% अपनी नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित हो जाते हैं उन्हें ही आप बुद्ध, जीसस, कृष्ण या मोहम्मद कहते हैं। जो इससे थोड़ा दूर रह जाते हैं वे आइंस्टाइन, एडिसन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मोचार्ट, मोहम्मद रफ़ी या पिकासो हो जाते हैं। और जो इससे पूरी तरह भटक जाते हैं वे दुख और असफलता का जीवन जीने पर मजबूर हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप यह सीधी बात समझ ही गए होंगे। सो अब मैं सीधे आपको यह नेचुरल लॉ क्या है यह समझाना शुरू करूँगा। यदि आप यह नेचुरल लॉ अपनाते चले जाते हैं तो धीरे धीरे कर आपके जीवन में सुख व सफलताएं दस्तक देना शुरू कर देगी। यदि आप और मजबूताई से उसे अपनाते चले जाएंगे तो एक दिन एडिसन या बिल गेट्स की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। और यदि पूरी तरह से नेचुरल होकर जीना शुरू कर देंगे तो बुद्ध और जीसस के स्तर तक भी उठ ही जाएंगे और आप ऊंचाइयां छूना प्रारंभ कर देंगे। इस उम्मीद के साथ अब मैं नेचर की नेचुरल साइकोलॉजी क्या है यह चर्चा प्रारंभ करता हूँ। नेचर की नेचुरल साइकोलॉजी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप भी इस पूरी प्रकृति का एक हिस्सा हैं। अतः प्रकृति की सबसे श्रेष्ठ रचना होने के बावजूद प्रकृति के सारे नेचुरल लॉ अन्य सभी पदार्थों की तरह आप पर भी लागू होते ही हैं। और आश्चर्य की बात यह कि इस पूरी प्रकृति में एक मनुष्य को छोड़कर कोई अपनी इस नेचुरल प्रोसेस को नहीं बदलता है। वैसे किसी पदार्थ, पेड़ पौधे या जानवर को यह स्वतंत्रता प्राप्त भी नहीं है। माना मनुष्य को उसकी बुद्धि के कारण यह स्वतंत्रता उपलब्ध है, परंतु उसे ध्यान यह रखना कि उसे इस स्वतंत्रता का रत्ती भर गलत उपयोग नहीं करना है। उसे और सीधी भाषा में कहूँ तो स्वतंत्रता होते हुए भी बाकी सब की तरह उसे नेचर की शरणागति तो स्वीकारनी है, परंतु बुद्धि है और उपयोग करने की छूट भी उपलब्ध है। तो फिर यह मौका छोड़े कौन? मत छोड़ो, परंतु उसका परिणाम भी देख ही लो।
लाखों में 2-4 सफल और हजारों में कोई एक सुखी, और वे भी वही जिन्होंने कम या ज़्यादा मात्रा में नेचर की शरणागति स्वीकारी हुई है। इसे और ठीक तरह से समझें तो बुद्धि का उपयोग अहंकार है, और अहंकार यही कि शरणागति कौन स्वीकारे। लेकिन मनुष्य यह भूल गया कि नेचर अहंकार की सबसे बड़ी शत्रु है। सो बुद्धि से मनुष्य जितनी आर्टिफिशियल साइकोलॉजी ओढ़े चले जा रहा है, बदले में नेचर की उतनी ही मार झेले जा रहा है। यदि इसी बात को थोड़ा और सरल भाषा में तथा विस्तार से समझाऊं तो नेचर क्या है, तो आपके चारों ओर जो कुछ भी मौजूद है वह नेचर है, और इसका कण कण नेचर है। प्रकृति का कोई कण अपनी अलग खिचड़ी नहीं पका रहा है। यहाँ का कोई कण अपनी अलग पहचान बनाने के अहंकार से नहीं जी रहा है। यदि पानी बहता है तो वह जापान में हो या अमेरिका में बहता ही है। यदि पानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बना होता है, तो ऐसा सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं है, यह अन्य ग्रहों पर भी जहाँ जहाँ पानी होगा वह हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से ही बना हुआ होगा, और अगर नहीं तो वह पानी नहीं होगा। सोचो, यदि पानी की कोई ऐसी बूंद मिल जाए जो नाइट्रोजन व हाइड्रोजन से बना हो, तो वह खबर अखबार की हेडलाइन नहीं बन जाएगी। लेकिन पानी का कोई कण अखबार की हेडलाइन बनने को ललायित नहीं है। यदि अणु न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है, तो फिर वह अणु किसी भी चीज़ का क्यों न हो, वह न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से ही बना होता है। और हर अणु में समान रूप से न्यूट्रॉन न्यूट्रल हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। यदि हाइड्रोजन हवा से हल्का गैस है, तो वह भारत में भी हवा से हल्की है और चीन में भी हवा से हल्की है। यदि चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, तो वह इंग्लैंड में भी खींचता है और ऑस्ट्रेलिया में भी खींचता है। कहने का तात्पर्य, प्रकृति की कोई भी वस्तु या उसका कण मात्र भी अपनी नेचुरल साइकोलॉजी देश, काल या दुनिया के किसी भी कारण से नहीं बदलता है, और यह नेचुरल साइकोलॉजी मनुष्य को भी नहीं बदलनी चाहिए। यही नेचुरल लॉ है, और यह असर भी लागू ही है, और यह उस पर भी लागू ही है। लेकिन मनुष्य ने बुद्धि के जोर पर अपनी नेचुरल साइकोलॉजी बदली है, और उसका परिणाम सबकी आंखों के सामने है। परंतु समझ यह नहीं आता कि आप हर जगह उल्टी दिशा क्यों पकड़ लेते हैं। आप जीवन में क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाने हेतु प्रयासरत हैं। पर क्यों? ताकि आप सफल हो सकें। अब सफल होना व बड़ा बनना अच्छी बात है, परंतु उस हेतु नेचुरल साइकोलॉजी छोड़ना गलत है। यह दिशा ही आपने गलत पकड़ ली है। एडिसन ने इतने प्रयोग कोई अपनी पहचान बनाने हेतु नहीं किए थे। करता तो प्रयोग सफल होते ही नहीं। उसने तो अपनी नेचुरल साइकोलॉजी का साथ दिया, प्रयोग सफल होते चले गए। कृष्ण ने गीता को प्रसिद्ध होने के लिए अर्जुन से नहीं कही थी, वह नेचुरली उनके मुख से बाहर बह गई थी। यह तो उसके परिणाम में वे प्रसिद्ध हो गए। यहाँ ध्यान यह भी रख लो कि उनकी प्रसिद्धि आपको प्रभावित कर रही है, क्योंकि आप सिर्फ अहंकार की भाषा समझते हैं। बाकी उनके मन तो सब कुछ नेचुरल हो गया है, उन्हें कोई गुमान नहीं। अतः यह अपनी पहचान अलग से बनाने के प्रयास में ही आप असफलता से भर गए हैं। बाकी तो नेचुरल साइकोलॉजी के लिए सफलता उसका अनचाहा भाग्य है ही। खैर, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि नेचुरल लॉ यह है कि नेचर की किसी भी वस्तु को अपनी साइकोलॉजी नहीं बदलनी चाहिए, और नेचर में मनुष्य को छोड़कर कोई बदल भी नहीं रहा है। वैसे अन्यों को स्वतंत्रता भी नहीं है, और मनुष्य अपने को मिली स्वतंत्रता का उपयोग कर फंस गया है। मनुष्य ने आर्टिफिशियल साइकोलॉजी के सहारे अपना एक आर्टिफिशियल जगत बना लिया है, जहाँ वह अलग से कुछ कर के अपनी पहचान बनाने में लगा हुआ है,
अब समझ में आ भी जाए कि यह गलत दिशा पकड़ ली है तो भी उससे कैसे छूटना यह उसकी समझ में नहीं आ रहा है। बस यह बात अच्छे से जहन में बिठा लेना, क्योंकि यही आपकी बीमारी है और एक बार जिसने बीमारी ठीक से पहचान ली तो उसका सही दिशा में इलाज भी हो सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय करें। थैंक यू।